नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री का जो है ये यूनिट है, इसमें से 2 नंबर का एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। तो देखते हैं अपने जो आज जो कर रहे हैं इनमें से आपके एग्ज़ाम में कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। चलिए बात करते हैं, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, मज़ेदार यूनिट है। तापमान घटाने पर पहला एमसीक्यूज़ है आपके सामने हाजिर। आप मतलब एनालिसिस कीजिएगा, उससे पहले जैसे मैं बताऊं ना आंसर, उससे पहले ही आप जो है आंसर बताने की कोशिश करना, सोचना। पहला है भैया, तापमान घटाने पर और दाब बढ़ाने पर वायु का पदार्थ पर अधिशोषण। वायु का पदार्थ पर अधिशोषण क्या होता है भैया? तापमान घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर वायु का पदार्थ पर अधिशोषण क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे और दाब बढ़ाएंगे, अधिशोषण क्या होगा? बढ़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, निम्नलिखित में से कौन सा पायस है? पायस निम्नलिखित में से कौन सा पायस है? तो साथियों, जो दूध होता है, मक्खन, दूध, आइसक्रीम, बादल, इसमें से दूध जो होता है वो क्या है? पायस है। ठीक है, जल में तेल का पायस है, मतलब ज़्यादा इसमें ऑयली रहता है, थोड़ा वसा रहती है, तो बहुत कम रहती है वो, ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? जल। तो दूध जो है जल में तेल का पायस है। चलो तीसरा वाला बात करें। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को कहते हैं। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को क्या कहेंगे भैया? सॉल कहेंगे, इमल्सन कहेंगे, जेल कहेंगे या फैन कहेंगे? तो ठोस पदार्थ में किसी द्रव का परिक्षेपण हो रहा, आटा गूंथते हो आप, जेल टाइप बन जाता है आटा गूंथते तो ठोस के अंदर क्या डाल रहे हैं? द्रव डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो भाई साहब ये हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे अपन? जेल टाइप। कोलगेट, जेल, है ना, जितने भी पेस्ट बनते हैं उसके अंदर क्या होता है? पाउडर के अंदर लिक्विड डाला जाता है, तब जाके क्या बनता है? जेल बनता है। क्लियर? ओके। मक्खन मत लगाओ, मक्खन है एक। मक्खन क्या है? एक जेल है, एक पायस है, एक सॉल है, या कोलाइड का एक प्रारूप का कोई प्रारूप नहीं। तो मक्खन जो होता है उसको भी क्या कहते हैं भैया? एक जेल कहते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 एमसीक्यूज कंप्लीट। 5वां है आपके सामने हाजिर, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? कुछ द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, कुछ द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो इनमें से आपको छांटना है, जिलेटिन है, सल्फर है, स्वर्ण है या कार्बन है। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड की एग्जाम्पल जरूर पढ़ना। तो भाई साहब, जिलेटिन जो होता है वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, द्रव के साथ में स्नेह रखने वाला होता है। बाकी द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, मतलब उनकी कोलाइड अवस्था खत्म हो जाती है अगर जो परिस्थिति में चेंज किया जाए तो ये जो है ये द्रव स्नेही कोलाइड है, जिलेटिन। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। क्या बात है? किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित, कोलाइडी पार्टिकल है, आपको स्कंदित होना मतलब नीचे आके बैठ जाना, उसको क्या कहेंगे? स्कंदन कहेंगे। तो स्कंदन आवेश की मात्रा तथा चिन्ह दोनों पर निर्भर करती है कि जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। जैसे कि ये लिया मैंने Al3+ और एक ले रहा हूँ Na+, तो इस पर आवेश ज़्यादा है तो इसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते रहो भाई। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। क्या भैया? उत्प्रेरक क्या करता है? जो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल्दी से रिएक्शन हो जाती है, उस मार्ग को कम कर देता है उत्प्रेरक, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको कम कर देता है ये, है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये कंडीशन है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये कंडीशन है, शॉर्टकट मार्ग। तो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, जल में साबुन के कोलाइड कण है। जल में साबुन के कोलाइड कण होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जल में साबुन साल के कोलाइड कण होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। भाई साहब ये इसका सही ऑप्शन है, ऋणावेशित होते हैं। अब बात करें शीर्ष कक्ष प्रक्रम में निम्न उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे तो वहां पर शीर्ष कक्ष और संपर्क कक्ष विधि 2 विधियां आती है। तो शीर्ष कक्ष विधि में कौन भाई साहब इनमें उत्प्रेरक है ना। ये विधि उपयुक्त भी नहीं है, संपर्क कक्ष विधि बढ़िया विधि है। तो इसमें उत्प्रेरक गैसीय अवस्था में लिया जाता है, इसलिए ये अच्छी विधि नहीं है। और उत्प्रेरक कौन सा है इसमें?
नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिए जाते हैं भाई साहब। क्या लिए जाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज इसकी उपस्थिति में C2H5OH में परिवर्तित होता है। इसकी उपस्थिति में, अरे भाई ग्लूकोज को फ्रक्टोज को एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या बना रहे? एल्कोहल, मतलब जाम बना रहे। जाम मतलब पीने वाला, एल्कोहल मतलब शराब। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज में किया जाएगा? जाइमेज एंजाइम। याद रखना, जाम बना रहे हैं अपन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसकी उपस्थिति में C2H5 में परिवर्तित किया जाता है? C2H5OH में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा भाई साहब जाइमेज। क्या आएगा? जाइमेज। याद रहेगा बेटा। चलिए 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं इसी में आगे। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्न शर्तें संतुष्ट होती है। क्या बात है, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। दूसरा है आपके सामने, परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं है। तब जाके ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। ओके, टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्न शर्तें संतुष्ट है, परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं भैया? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ। तो एंजाइम कैटलिस्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ का जो एंजाइम का जो सही ऑप्शन, और एंजाइम को क्या कहते हैं अपन? प्रोटीन्स भी कहते हैं। और एंजाइम जैव बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। कई सारी जो अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है भाई साहब? एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। एंजाइम टाइलिन, वाह यार, जो भोजन के पाचन में सहयोग देता है। बहुत बढ़िया सहयोग देता है, नहीं तो कई साल लग जाते भोजन को पचने में, और नहीं पचता तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? तो भैया कहाँ पाया जाता है ये एंजाइम टाइलिन? आपकी लार में। इसीलिए कहते हैं भोजन को चबा चबा कर खाओ, उस भोजन के साथ में लार मिक्स हो जाए, मजा आएगा तभी। तो लार में पाया जाता है। दूध है एक प्रकार का, भाई साहब अभी बताया था, दूध क्या है? एक पायस है। नेक्स्ट है, कोलाइड कणों का कौन सा गुण कोलाइडिक कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है? है ना? कौन सा गुण कोलाइडिक कणों का, कौन सा गुण कोलाइड कण के आवेश पर? स्कंदन भैया आवेश पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आवेश होगा, उतना ज़्यादा स्कंदन। विद्युत कण संचलन भी है, विद्युत परासरण भी है। बस टिंडल प्रभाव है, इसको आवेश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन का शो है टिंडल प्रभाव है। क्लियर है? आगे बढ़ा। चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। गोल्ड नंबर दर्शाता है भैया। गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर कोलाइडो के रक्षण शक्ति को गोल्ड नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोलाइडो की रक्षण शक्ति, ठीक है। तो गोल्ड नंबर के आधार पर कोलाइडो की रक्षण शक्ति को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। एक कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है अपघटन द्वारा, पेप्टिकरण द्वारा, अपवन द्वारा या निस्पंदन द्वारा। शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि है? शुद्धिकरण के लिए विधि है अपवन द्वारा, डायलिसिस द्वारा कोलाइडी पार्टिकल का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। तो अणी को ऑप्शन का शो है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा। 18वां प्रश्न, कोलाइड कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। ये तो सभी को मालूम होगा। क्या है भैया? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये शो करते हैं भैया टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से जल विरोधी विलयन कौन सा है? जल विरोधी विलयन कौन सा है भैया? जल विरोधी, स्टार्च विलयन नहीं हो सकता है, गोंद विलयन, प्रोटीन विलयन, ये सभी कौन से द्रव स्नेही कोलाइड है। H2S3 विलयन जो है ये जल विरोधी है भैया। कैसा है? जल विरोधी विलयन। कोलाइड विलयन में कौन से गुण से कणों पर चार्ज की प्रकृति का ज्ञान होता है? हाँ, चार्ज की प्रकृति का ज्ञान होता है। तो होता क्या है, अगर आप यू शेप की एक नली ले लो और उसमें एक तरफ लगा दो कैथोड और एक तरफ लगा दो एनोड, एक तरफ एनोड और एक तरफ लगा दो कैथोड। अब कोलाइडी पार्टिकल है आपके साथ पास में, कौन कौन से होते हैं? ऋणावेशित भी हो सकते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं।
तो ऋणावेशित पार्टिकल धनावेशित पार्टिकल है वो किधर की ओर जाएंगे, कैथोड की तरफ। ऋणावेशित पार्टिकल किधर की ओर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। तो भाई साहब ये जो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये इसके कारण कौन सा कोलाइडी विलयन में कौन सा गुण से कणों के चार्ज की प्रकृति विद्युत कण संचलन के कारण। लगाओ बी राइट, लगा दो। आगे बढ़े। दूध है भाई साहब, दूध 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 हो, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। बहुत बड़ा डायलॉग चलता था जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे, आज भी चलता है खैर, और किसके सापेक्ष कहा जाता है सबको मालूम है। चलिए, दूध है वसा का जल में परिक्षेपण। दूध है एक प्रकार का, क्या है दूध, क्या है भैया जल्दी से बताइए इसका। दूध है एक वसा का जल में परिक्षेपण। वसा का जल में परिक्षेपण, पहला वाला ऑप्शन ही सही है। 22 का कौन सा वाला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव स्नेही साल बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है, मतलब द्रव विरोधी। तो ये स्टार्च द्रव स्नेही, गोंद द्रव स्नेही, जिलेटिन द्रव स्नेही, धातु सल्फाइड जो है ये द्रव विरोधी है। जल्दी से, दूध का उदाहरण है क्या है, एक पायस का, निलंबन का, ये तो वापस रिपीट हो रहा भाई साहब। तो दूध क्या है, एक पायस का एग्जाम्पल है, पायस का। आगे बढ़े। 24वां क्वेश्चन। कोहरा एक कोलाइडी निकाय है। कोहरा एक कोलाइडी निकाय है। क्या, कौन सा कोलाइडी निकाय है भैया, कोहरा एक कोलाइडी निकाय है। गैस में द्रव का, गैस के अंदर क्या है, गैस में द्रव है, मतलब इन्वायरमेंट में गैस है और उसके अंदर द्रव के पार्टिकल आ गए, बूंदे आ गई, क्या हो गया, कोहरा आ गया। उसी को क्या कहते हैं, आज तो कोहरा बहुत है भैया। कोहरा का कारण क्या है, गैस के अंदर किसके पार्टिकल फंस गए, द्रव के पार्टिकल आ गए, जिसके कारण दिखना भी बंद हो जाता है। तो गैस में द्रव का। भौतिक अधिशोषण में गैस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। क्या बात है, किसके द्वारा, कौन सा फोर्स, भौतिक अधिशोषण में। रासायनिक बल तो होता नहीं, क्योंकि वो तो रासायनिक अधिशोषण में तो स्थिर विद्युत बलों द्वारा भी नहीं होता, गुरुत्वीय बलों द्वारा भी नहीं, वान डर वाल्स बलों द्वारा भैया। कौन सा है, वान डर वाल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। निलंबन, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में कणों का आकार का क्रम है भाई साहब। निलंबन, तो निलंबन, वास्तविक विलयन, और फिर क्या दे रखा है, कोलाइडी। तो सबसे बड़ा आकार किसका है भैया, सबसे बड़ा आकार भाई साहब, सबसे बड़ा आकार जो है निलंबन का है। निलंबन पार्टिकल सबसे बड़ा आकार है। फिर उसके कोलाइडी विलयन का आकार, कोलाइडी पार्टिकल का, फिर वास्तविक विलयन में, ठीक है। इसमें कणों का आकार सबसे बड़ा किसका होता है, निलंबन में। कुछ भी डाल दो उसको निलंबन कहेंगे, रेत डाल दो पानी के अंदर, निलंबन। कोलाइडी पार्टिकल का छोटा आकार होता है, वास्तविक विलयन में बिल्कुल नगण्य। तो वास्तविक सबसे बड़ा पार्टिकल किसका होता है, निलंबन का, फिर कोलाइडी, फिर वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है। निम्नांकित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभावित नहीं है, जल्दी से बताओ। टिंडल प्रभाव किसमें देखो, वास्तविक विलयन जो बनेगा वो टिंडल प्रभाव शो नहीं करेगा भैया। तो निलंबन में हो सकता है टिंडल प्रभाव, पायस में हो सकता है, शर्करा विलयन वास्तविक विलयन बनाएगा तो इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होगा। चले, निम्नांकित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। निम्नांकित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। निम्नांकित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है भैया, द्रव को स्नेह रखने वाला कोलाइड, गोंद। कौन सा है इसमें, गोंद जो है भैया द्रव स्नेही कोलाइड है। बी वाला ऑप्शन सही है। 29वां अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। अधिशोषण सिद्धांत जल्दी से बताओ। अधिशोषण सिद्धांत, सम्मांगी उत्प्रेरण, अम्लक्षार उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण या फिर एंजाइम उत्प्रेरण। तो अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी उत्प्रेरण मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट लिया है अगर वो सॉलिड है तो आपका जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, अभिकारक ले रहे हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में है वो, तो उस कंडीशन में वो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सम्मांगी। और जैसे ये सॉलिड है और ये लिक्विड लिया है, कैटलिस्ट लिक्विड लिया है, तो उस कंडीशन में उत्प्रेरक लिक्विड ले रहे हैं, अभिकारक आपका क्या है, सॉलिड है, तो वो हो गया विषमांगी। या ये लिक्विड ले रहे हैं आप और इसको ले लिया सॉलिड, तो ये कौन सा हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। सम्मांगी में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, अभिकारक, दोनों की भौतिक अवस्था सेम होती है तो उसे सम्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ये कौन सा, विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। स्वर्ण संख्या का संबंध है भाई साहब किससे, स्वर्ण संख्या का कोलाइड से है।
रेडियोधर्मिता से, गैस समीकरण से, गतिज ऊर्जा से। कोलाइडो की रक्षण शक्ति के बारे में बताती हैं भैया, तो ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, बहुत मजा आ रहा होगा आज, आपके 2 नंबर कंप्लीट। कोलाइड विलियन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है भैया, कौन सा है कोलाइड विलियन का एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए। कोलाइड विलियन का एग्जाम्पल बताओ। कोलाइड विलियन का एग्जाम्पल दूध है, यूरिया का जलीय विलियन है, बेंजोइक अम्ल का क्षारीय विलियन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई साहब इसका जो सही ऑप्शन है दूध। ब्राउनी गति, जिग जैग गति रॉबर्ट ब्राउन ने शो करी थी, तो कोलाइडी पार्टिकल की गति को प्रदर्शित किया था, कैसे भी चलाओ इसको, ये जिग जैग गति। तो कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना, पहला वाला ऑप्शन ही सही आ गया बेटा जी, डायरेक्ट, दूसरे वाले अगले देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, चलिए आज के लिए ये 3 क्वेश्चन लास्ट, 35 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं। रक्त का शोधन किया जाता है भैया, डायलिसिस किया जाता है, रक्त का शोधन, है ना, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं डायलिसिस करते हैं, अपोहन करते हैं, ठीक है। तो अपोहन से रक्त का शोधन किया जाता है, किससे किया जाता है? अपोहन से। सल्फर कोलाइड बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? सल्फर के कोलाइड बनाए जाते हैं यांत्रिक परिक्षेपण से, ऑक्सीकरण द्वारा, विद्युत निक्षेपण द्वारा, या अपचयन द्वारा। तो भाई साहब ऑक्सीकरण द्वारा बनाए जाते हैं सल्फर के कोलाइड। लास्ट बचा है आपके पास अधिशोषण के लिए असत्य कथन है, अधिशोषण के लिए असत्य, यह मांडरवाल बल द्वारा होता है, सत्य। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें शीघ्र अधिशोषित होती है, सत्य। उच्च दाब पर बहुआण्विक परतें बनती है, बिल्कुल भौतिक अधिशोषण बनती है। अधिशोषण एंथैल्पी कम व धनात्मक होती है, ये असत्य है। ये चीज़ क्या है? असत्य है। अधिशोषण एंथैल्पी अधिक होती है। चलिए आगे बढ़े आगे तो बढ़ गए, हो गए पूरा, अगला चैप्टर आ गया ये तो मित्रों आज हमने सरफेस केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कंप्लीट किए। बने रहिएगा ऐसे ही, मैं सारी यूनिट्स के एमसीक्यूज या कुछ न कुछ डेली आपके लिए अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।